हेलो, गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। 10th क्लास के लिए आज मेरा फर्स्ट डे है और बायोलॉजी के लिए भी आज फर्स्ट चैप्टर है। ओके, फिर बायोलॉजी कंप्लीट करके मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स बाद में बतलाऊंगी। आज मेरा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसका मतलब पहले हम लोग जैव समझेंगे क्या है और प्रक्रम प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, है ना। कोई भी शरीर की बनावट जो होती है, शरीर तो हो गया है ना, उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रक्रम चाहिए। शरीर तो है लेकिन उसको मेंटेनेंस चाहिए। सबसे पहले जैव सजीव, सजीव जिसमें जीव है, जान है, प्राण है, उसको हम कहेंगे सजीव या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अजैव, जिसमें कि जीव नहीं है, वह निर्जीव है। जिसमें प्राण नहीं है उसे हम कहेंगे निर्जीव या अजैव। तो सजैव, जैव, अजैव, है ना, वो हम समझ गए कि क्या है। अब हमको कैसे इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। बहुत छोटे में भी आप लोग देखे होंगे कि गाय दौड़ रही है, बिल्ली दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है ना, या कोई आदमी जोर से चिल्ला रहा है या कोई बच्चा रो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सजीव है। वहीं पर एक लकड़ी की अलमारी पड़ी रहती है, एक लकड़ी का पलंग रखा रहता है, छोटा सा दरवाजा खड़ा है, एक छोटा सा ईंट सीमेंट की मकान रहती है, तो हम कहते हैं कि ये निर्जीव है। क्यों? न इनमें जान है, न इनमें प्राण है, न चलते हैं, न दौड़ते हैं, न बढ़ते हैं, न बोलते हैं, है ना। इनमें जान, जीव या प्राण नहीं होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सजीव निर्जीव क्या है ये तो आप लोग बहुत छोटा से ही जान रहे हैं, क्लास 6 से क्लास 5 से जान रहे हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है और कैसे हम लोग इसको स्पष्ट अंतर करेंगे। ठीक है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहा है तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन ये हम कैसे सोचेंगे, ये कैसे जानेंगे सजीव है? सोने से तो वो शांत रहता है, लेकिन हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि ये सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि सजीव है? कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, कुछ उन पौधों के बारे में और क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना हो करके अन्य रंग की होती है, पीली होती है या छिटदार होती है। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। हम्म, अतः हम कह सकते हैं कि वे भी सजीव है, पौधे भी सजीव है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हमें क्लियर नहीं दिखता है, उनका श्वसन हमें नहीं दिखता है, उनका उत्सर्जन हमें नहीं दिखता है, लेकिन पौधे जो वृद्धि करते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है ना, दिखलाई देता है ना। एक छोटा सा चूजा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है, वह दौड़ने लगता है। एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची, छोटा सा बकरी का मेमना, धीरे देखते देखते वह दौड़ने लगता है, अपने आवाज में बुलाने लगता है, उसमें गति होती है, श्वसन होता है। तो वो है हमारा वृद्धि होना। तो एक वृद्धि ऐसा है जो कि मुझे स्पष्ट रूप से, हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है कि यह सजीव है और सजीवों का ये मुख्य लक्षण है, मेन कैरेक्टर्स है उनका वृद्धि होना। छोटा सा पौधा देखते देखते एक साल में वृक्ष बन जाता है, नन्हा सा पौधा उसी तरह एक छोटा सा जीव देखते देखते बड़ा हो जाता है। और भी बहुत से कारण हैं और भी बहुत से लक्षण हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है।
कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाई देती है। वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो सजीव ही है ना। बहुत सा लक्षण हमें दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो सजीवों के लक्षण हैं। सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है, जैसे अणुओं की गतियां। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसाय जीव विज्ञानी से करें तो उनका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। विषाणु यानी कि वायरस, इनके अंदर आणविक गति नहीं होती है। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक उनमें आणविक गति नहीं होती है। और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या निर्जीव। आज से नहीं, आज तो आप लोग अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग 10th में, जब हम लोग छोटे थे, उस समय से भी ये विवाद चला ही आ रहा है। हम लोग इसको जान रहे हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, है ना। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज से नहीं, 25, 30, 40 साल पहले से भी हम लोग भी यही पढ़ते आ रहे हैं और इसी विवाद में लगा हुआ है। ठीक है। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो भी हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, वे भी सजीव हैं, है ना। जिनको माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव सजीव हैं। पहले कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं और ऊतकों में भी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जो सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है ना। हमारा शरीर जो तैयार होता है वो एक सुसंगठित संरचना होती है ना। उसकी इकाई कोशिका है। कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र से एक संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है। और उन कोशिकाओं में कितने छोटे छोटे घटक होते हैं जो कि सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण रोल है, उनका फंक्शन है। कोशिका के अंदर जो भी घटक है उनका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है ना। जीव और जिंदा नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर की मरम्मति एवं उनका अनुरक्षण के लिए, यानी कि उनको मेंटेनेंस के लिए उनकी आवश्यकता होती है। मरम्मत तथा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है ना। कोई भी जीव है जिसका शरीर है, जिसका निर्माण हो चुका है, उसकी मरम्मति और उसकी मेंटेनेंस, संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए हमें उनकी अनुरक्षण की आवश्यकता होती है ना। अणुओं को लगातार बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम होती है, अनुरक्षण क्रिया होती है। वही है हमारा सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन सा है, यानी कि वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए कितने तो प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, समझे।
प्रक्रम, जो प्रक्रम है हमारे लाइफ को, यानी कि सजीवों को, की संरचना को, उनके मरम्मत, उनके टिश्यूओं को मरम्मती एवं उनको मेंटेन करने के लिए हमें जो प्रक्रम चाहिए, जो चाहिए उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम प्रक्रम कहते हैं। प्रोसेस, लाइफ के लिए वो कहलाएगा प्रोसेस। जैसे आप समझिए कि एक हम मशीन खरीदते हैं या हम एक साइकिल ही लेते हैं, तो साइकिल को लॉन्ग लाइफ मेंटेन करने के लिए साइकिल हम ट्यूब में हवा भी डलवा रहे हैं, हम समय समय पर उसमें ग्रीस भी लगा रहे हैं, उसमें तेल भी लगा रहे हैं, उसका मरम्मती कर रहे हैं, उसका टूट फूट पर हम ध्यान दे रहे हैं, है ना। उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, साइकिल टूट जाएगा, उसके अणुगति खत्म। उसी तरह हम मान लीजिए एक छोटा सा मशीन रखते, मशीन में हम बीच बीच में सब ऑयल डालते रहते, वो क्या हुआ, वह उसका ऊर्जा हुआ, वह उसका ईंधन हुआ। हमारे शरीर को भी चाहिए, और शरीर क्या है, एक मशीन ही तो है। सजीव जो है एक मशीन ही तो है। वो मशीन को मेंटेन करने के लिए हर तरह का प्रोसेस चाहिए, उसको किस प्रोसेस से रखना है, क्या प्रोसेस से डालना है। वही ठीक चीज हमारे शरीर के लिए, कितने प्रोसेस है जिनसे कि हमारा शरीर मेंटेन होगा, हमारा लाइफ मेंटेन होगा, हमारा शरीर चलेगा। यही है जय प्रक्रम। शरीर तो ढांचा तो मिल गया, फ्रेम तो मिल गया, है ना, लेकिन वो चलेगा कैसे, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा स्रोत चाहिए हमें चलाने के लिए। अब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला प्रक्रम है ऊर्जा, हमारे शरीर को मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं, अभी बतलाएंगे पोषण, पोषण के बारे में बतलाएंगे, है ना। मशीन को भी करने के लिए हमको तेल डालना पड़ता है, उसका झाड़ पोछ करना पड़ता है, बीच बीच में कोई कल पुर्जा उसका टूट जाता है तो उसका मरम्मती करना पड़ता है, हमको मेंटेन करना पड़ता है ना। उसी तरह हमारा शरीर भी है, तो बहुत सारे प्रोसेस है हमारे शरीर को करने के लिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, फिर श्वसन है, फिर परिवहन है, वहन है, उत्सर्जन है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हमें मिलेंगे, बहुत सारे प्रक्रम मिलेंगे, जो कि हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब हम विशेष कार्य नहीं करते हैं, जब हम सोए रहते हैं या क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं या शांत होकर के किसी की बात को सुनते रहते हैं, तो भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए और चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम यानी कि वे सारे प्रोसेस जो मिलकर सम्मिलित रूप से हमारे शरीर को मेंटेन का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं जैव प्रक्रम। समझे। वे सभी प्रोसेसेज, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी कि मिल करके हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, होगी, क्योंकि क्षति होगा, टूट फूट होना है, मरम्मती होना ही है, उसको मेंटेन करना ही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सबसे पहले ऊर्जा की। शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ऊर्जा। तो ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है। एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, होना चाहिए ना। क्योंकि हमारा शरीर तो बन गया है, लेकिन अब हमको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का स्रोत बाहर है।
ऊर्जा का स्रोत तो बाहर है, तो ऊर्जा का स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम कहाँ से लेंगे? भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। समझे? सबसे पहले हम ऊर्जा के लिए बाहरी स्रोत का उपयोग करेंगे और इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी जीव को बाहरी सोर्स, बाहरी ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर या मुख द्वारा अंतर्ग्रहण करना, शरीर में अंतर्ग्रहण करना, उस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। वैसे भी बोल सकते हैं। और ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर स्थानांतरण, शरीर के अंदर लेना करना, उसका उपयोग करना, उस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पहला है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन भी कई प्रकार के होंगे, हम अभी आगे पढ़ाएंगे। पोषण के विभाग होंगे, ठीक है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित है ना। अधिकांश खाद्य पदार्थ जो है कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है, तो इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं, है ना। क्या पर्यावरण एक जीव से चलता है? नहीं, पर्यावरण श्रृंखला बना हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, छोटे से बड़े जीव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव, पहाड़ सभी से जुड़े हुए, किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, ना कि एक जीव से वो पर्यावरण तैयार होगा। तो चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है ना। हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। उपचयन अपचयन आप लोग जान रहे होंगे और आगे भी मैं इसे बताऊंगी। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग लेते हैं? हम लोग बाहर से ले रहे हैं।
बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन ले रहे हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों का, खाद्य स्रोतों का विघटन करना या विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन में क्या होता है, हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, पर्यावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा श्वसन है। लेकिन यहाँ क्या होता है, शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसका कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, है ना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन विघटन में उसका उपयोग ही श्वसन कहलाता है। तो हमने अभी दो प्रोसेस देख लिया लाइफ के लिए। लाइफ प्रोसेस में एक आया न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन, ठीक है, पोषण और श्वसन। इससे आगे हम लोग और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम है क्या, जीव है क्या। हम लोगों को जीने के लिए प्रक्रम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, वो चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे प्रोसेस मिलेंगे, बहुत सारे तंत्र पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर में बहुत सारे तंत्र भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा धीरे धीरे आप लोग को। और उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।